सभी सरकारों ने बैकवर्ड क्लासेस के हितों के साथ खिलवाड़ किया। बीजेपी को समझ में आ गया इस मुख्यमंत्री के बनाए जाने के पीछे कम से कम एक तीर से 5 शिकार इन लोगों ने किए हैं। कहीं एक हमारे को कैलेंडर की तरह यूज ना कर जाएं, इसलिए इनकी रणनीति को भी समझना बहुत जरूरी है। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के हितों का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन ये तो हमें भी संतुष्टि हुई कि जब हम लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ इन पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी। ये एक रणनीति है। ये लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव सर पे हैं। हमारे पास कैंडिडेट तैयार हैं, लड़ेंगे लोग। आप किस सीट से ताल ठोक रहे हैं सर? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र से भी लड़ सकता हूँ और सोनीपत से भी लड़ सकता हूँ। अगर गठबंधन नहीं होता फिर हमारे सामने कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इसका हमारे को क्या मतलब। नमस्कार दोस्तों, आज हमारे साथ हैं हरियाणा के दबंग नेता, राजनीति में दबंगाई से पिछड़ों की आवाज उठाने वाले और पूर्व एमपी राजकुमार सैनी जी। आज हम इनसे कई मुद्दों पर विशेष बातचीत करेंगे। तो सर, स्वागत है आपका हमारे राजनीति चैनल में। आपके चैनल के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। और जितेंद्र जी, जो आज आप कुछ बातें पूछने के लिए आए हैं वही बातें मुझे लगता है आप बात करेंगे जिससे आम जन का फायदा हो और आम जन उन मुद्दों से सरोकार इत्तेफाक रखता हो। सर, हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे, आपने हरियाणा के अंदर पिछड़ों की आवाज उठाने का सबसे पहले जो काम किया था और बुलंदी से आवाज उठाई थी, उस आवाज का आज पिछड़ा वर्ग को फायदा हुआ है। हरियाणा की भाजपा सरकार ने एक पिछड़ा वर्ग के व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर बैठाया है। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मुझे लगभग 4 सरकारों में एमपी एमएलए मंत्री रहने का, सांसद रहने का मौका मिला। सभी सरकारों ने बैकवर्ड क्लासेस के हितों के साथ खिलवाड़ किया और नित नए एजेंडे लाती रहती हैं सरकारें। मुझे 28 वर्ष हो गए, बस इतना सुकून मुझे है कि 28 वर्षों की जो मेरी तपस्या थी आज वो फलीभूत होती दिखाई दी कि बीजेपी को समझ में आ गया कि जो हमने 10 सीटें जीती थी और नरेंद्र मोदी को बैकवर्ड का चेहरा बना करके हम इस देश के लोगों की वोट ली थी। लेकिन बैकवर्ड क्लासेस के हितों का सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देना ये हमारा दुर्भाग्यपूर्ण है कि मोदी जी ये कह के एफिडेविट दे के आए कि मैं जाति की जनगणना नहीं कराऊंगा। लेकिन भले उनको प्रदेशों में आकर के ये समझ में आ रहा है कि बिना ओबीसी के कुछ नहीं है। और जैसे ही ये हवा उठती है कि राजकुमार सैनी इंडिया गठबंधन का कहीं हिस्सा न बन जाए और सारे बैकवर्ड क्लासेस के लोग उनके साथ मैक्सिमम बहुदाय लोग जुड़े हुए हैं और कहीं ये सारा जो गेम प्लान है 10 सीटों का हरियाणा की ये हमारे खिलाफ ना चला जाए, इसलिए उन्होंने जहां भाई नायब सैनी को मुख्यमंत्री का पद पे नवाजा है और मनोहर लाल खट्टर को लोकसभा में भेजा है, ये एक रणनीति का हिस्सा है। लेकिन वो बीजेपी की कोई भी नीति रही हो, लेकिन ये तो हमें भी संतुष्टि हुई कि जब हम लड़ेंगे तो कुछ ना कुछ इन पार्टियों की मजबूरी हो जाएगी। और मैं बधाई देता हूं बीजेपी को भी और नायब सैनी को भी कि बीजेपी ने हमारे बैकवर्ड क्लासेस के आदमी को मुख्यमंत्री बनाया, धन्यवाद करते हैं। लेकिन उसके साथ साथ ये भी हम आप सभी बैकवर्ड भाइयों को आगाह करना चाहते हैं कि ये एक रणनीति है। ये लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव सर पे हैं और इन चुनावों के मद्देनजर बीजेपी ने ये कार्ड खेला है, इसे सारा मुल्क बाखूबी समझ भी रहा है। लेकिन कहीं एक हमारे को कैलेंडर की तरह यूज ना कर जाएं, जिस प्रकार से उमा भारती का यूज हुआ, अर्जुन मुंडा का यूज हुआ, कल्याण सिंह बाबरी मस्जिद को ढाने वाले और आज रामलला का मंदिर बढ़ने के पीछे जो सारा एपिसोड था वो कल्याण सिंह का और विनय कटियार का, गोविंदाचार्य और शिवराज अभी हाल ही के चुनाव में शिवराज चौहान का। कहीं ये लोग हमारा कैलेंडर बना के इस्तेमाल ना करें, इसलिए इनकी रणनीति को भी समझना बहुत जरूरी है।
इस मुख्यमंत्री के बनाए जाने के पीछे कम से कम एक तीर से 5 शिकार इन लोगों ने किए हैं। पहला, बंद कमरे में दुष्यंत चौटाला को समझाया गया कि आपको हम विधानसभा में साथ ले लेंगे, आपका लोकसभा मुद्दा नहीं है, आपको हम गठबंधन तोड़ करके बेचारा बना देते हैं। और बेचारा बन के वो कह भी रहा है, देखो भाई ये क्या होया। वो वीडियो सभी ने सुनी है। और वो बेचारा बन गया भाई हुड्डा की जाटों की वोट का डिवीजन करे। और ओबीसी को साधने के लिए, ओबीसी में सबसे बड़ा धड़ा है वोट बैंक के तौर पर वो सैनी समाज का। सैनी समाज के से ज्यादा सीनियर राव इंद्रजीत, कृष्णपाल गुज्जर, कंवरपाल और बहुत सारे भी लोग सीनियर थे, लेकिन विशेष तौर पर नायब सैनी को ही क्यों बनाया गया, इसके पीछे कुरुक्षेत्र भी है, इसके पीछे सैनिक समाज भी है, इसके पीछे ओबीसी वोट बैंक भी है। ये तीनों बातें इकट्ठी हैं। और चौथी बात इसी में साथ है कि राजकुमार सैनी का भी इलाज उसी के समाज के व्यक्ति के माध्यम से किया जाए। ये एपिसोड एक तरह का नहीं था। पहली रणनीति का तीर जाटों का डिवीजन, दूसरा ओबीसी वोट बैंक को साधना, तीसरा राजकुमार सैनी का इलाज करना, चौथा मनोहर लाल खट्टर के खिलाफ जो एंटी इनकम्बेंसी है, किसान नाराज हैं, जो कच्चे कर्मचारी वो नाराज हैं, वन पेंशन की वजह से किसान नाराज हैं, पुरानी पेंशन की वजह से पुराने पेंशनर नाराज हैं, और किसानों के साथ साथ जो है सफाई कर्मचारी नाराज हैं। इसके खिलाफ पूरा मतलब जो है ना पूरे प्रदेश के अंदर बहुत मतलब जो है ना आक्रोश था। ये आक्रोश भी खत्म हो जाए और ये भी हमारी तरफ लोगों का इशारा न जाए कि खट्टर के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, उसको लोकसभा में भेज करके ये दिखाना कि भाई हमने बैकवर्ड को आगे लाना था और वो लाए। धन्यवाद करते हैं ये लाए, लेकिन भविष्य में इसी तरह लाए रखना, इसी बात के लिए हम सजग हैं। हमारा मकसद तो ये 5-5 निशाने एक तीर से साधते हैं, लेकिन मेरा बैकवर्ड भाइयों से भी विनती है कि हमें भी इन्हीं की राजनीति, जैसे आरएसएस के लोग, कांग्रेस भी उन्हीं की, बीजेपी भी उन्हीं की, जनसंघ भी उन्हीं का, ये सारे बसा पक्ष विपक्ष को अपना रखते हैं और इधर से जाएं इधर भी अपने, इधर से जाएं इधर भी अपने, आगे केजरीवाल भी अपना। हमारा मकसद ये है कि हमें भी बैकवर्ड लोगों को यह समझना पड़ेगा कि भाई दोनों साइड हमें अपने लोग चाहिए ताकि हमारे साथ कोई खिलवाड़ ना कर सके। अच्छा सर, मैं ये जानना चाहूंगा, जींद में एक सैनी समाज का सम्मेलन हुआ था, उसमें आप भी मौजूद थे और नायब सैनी जी भी वहां मौजूद थे। तो डंके की चोट पे वहां आपने एक प्रिडिक्शन किया था और पूरी सभा में एक जोर शोर से कहा था कि अभी पार्टियों ने प्रदेशाध्यक्ष बनाने शुरू किए हैं। उस समय नायब सैनी प्रदेशाध्यक्ष थे। अभी आगे आगे देखना कि पार्टियां सीएम भी बनाएंगी, तो वो क्या प्रिडिक्शन आपका क्या आकलन था कि भी आपने इतना स्ट्रीक आकलन कर दिया था, या ज्योतिषी भी जानते हैं, या आपका उस पिछड़े वर्ग की नीति को, राजनीति को देखते हुए आपने ये कहा था, और आगे आने वाले समय में और क्या हो सकता है? पूरे प्रदेश के अंदर जब हमारा 2 महीने तक जन आक्रोश आंदोलन और हमने खट्टर मोदी के दोनों के खिलाफ जम करके लोगों का रुझान देखा कि बहुत विरोध में हैं लोग, तो उस वक्त जो हम बाहर प्रदेश में दौरे कर रहे थे, तो इन बिटवीन ही 17 दिसंबर को एक प्रोग्राम जींद के एक उसमें ग्राउंड में बहुत भव्य प्रोग्राम सैनी सम्मेलन के नाम से हुआ। उसमें प्रोग्राम तो बीजेपी का था, लेकिन जैसे ही मैं जाता हूं और लोगों का जो प्यार था, रुझान था, या लोगों की अटैचमेंट और अट्रैक्शन थी, वो इतनी चरम पे थी कि मेरे जाने के बाद एक बार पूरा पंडाल कैंपस सर पे लोगों ने उठा लिया। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष मौजूद थे और जैसे ही मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ तो उस वक्त भी वातावरण देखने का था
तब मैंने कहा था कि भाई आप उत्साहित हो इस बात को लेकर के हमारे व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया है, भाई तुम जागते इसी तरह रहो और इसी तरह आगे बढ़ते रहो, ये पार्टियां की मजबूरी हो जाएगी, ओबीसी के वोट बैंक को लेने के लिए हमारे आदमियों को ये मुख्यमंत्री भी बनाएंगे, लेकिन ये दिखावटी ना बनाए, इसके लिए हमें कांग्रेस को भी लाइन पे लेना पड़ेगा और बीजेपी तो लाइन पे आएगी ही आएगी, जब अब आई है तो आगे भी आएगी, लेकिन कांग्रेस में भी हमेशा 50 साल से हमारे लोगों का अहित होता रहा है कि हम 2 महीने के अंदर, मैंने ये भी कहा था कि हम कांग्रेस का भी बैकवर्ड की स्थिति को क्लियर करवा के आपको देंगे और आपके आंगन में या आपके पैरामीटर पर वहां भी हम आपके वस्तुतः स्थिति को स्पष्ट कराएंगे। जी, हम ये जानना चाहेंगे कि जैसे अभी पिछड़ा वर्ग के नायब सैनिक को मुख्यमंत्री बनाया है, तो आप क्या मानते हैं ये बीजेपी ने एक कोई गेम खेला है कि 6 महीने का अभी समय है विधानसभा चुनाव में, 6 महीने के लिए बिठाते हैं, क्या इसको बदलेगी या पिछड़ा वर्ग को आगे भी प्रतिनिधित्व दिया जाएगा या कोई और अन्य पार्टी भी इस तरीके से पिछड़ा वर्ग को आगे लेके आएगी? क्योंकि अभी सारी पिछड़ा वर्ग की वोट की राजनीति पिछड़ा वर्ग पे खेलने का काम बीजेपी ने किया है, तो दूसरी पार्टियों की भी मजबूरी हो जाएगी पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देने के लिए, तो क्या समझते हैं आप? देखिए, आप सभी को विदित है बीजेपी में बहुत बड़े बड़े रणनीतिकार हैं और ये रणनीतिकार जातीय समीकरणों को साधने और दूसरी सरकारों को कमजोर करके अपनी मजबूती करने में भ्रष्टाचारियों के आरोप लगाते रहे, महंगाई के आरोप लगाते रहे। स्मृति ईरानी सर पे सिलेंडर रख के नाचा करती थी, अब वो गुम है और दोबारा लड़ रही है, और यही मोदी जी राजस्थान में कह के आए थे कि हम आपको सिलेंडर 450 रुपए में देंगे। मुझे नहीं लगा कि अभी तक वो 900 950 का ही बिक रहा है, और ऐसे ही ये 35 रुपए का पेट्रोल देने वाले थे जो 100 के पार बिक रहा है। यही हमारे देश में विडंबना है कि हम लोग झूठ को समझते भी रहते हैं और बीजेपी वाले कह रहे हैं कि हमने गरीबी रेखा से देश को चहुमुखी विकास करके जो है ना दृढ़ विकास संकल्प यात्रा चल रही है एक, उस यात्रा के माध्यम से हमने बड़ा विकास कर दिया। जबकि कल परसों के अखबार की हेडलाइन थी कि हम 80 करोड़ लोगों को खाद्य सामग्री प्रदान कर रहे हैं। भाई 40 करोड़ लोग गरीब थे, गरीबी रेखा से नीचे, पहले उनको खाद्य सामग्री राशन कार्ड के उसको मिलता था। आज जो है ना 80 करोड़ लोग हो गए खाद्य सामग्री खाने वाले, यानी 125 करोड़ में थे जब 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा से नीचे पहुंच गए, तो आपने किसका विकास किया? ये तो चर्चिल को पूछा था किसी ने कि हम लंबी देर राज कैसे कर सकते हो आप जनता के ऊपर, कि जनता को फैसिलिटी देकर राज नहीं किया जा सकता, जनता के हाथ में कटोरा देकर राज किया जा सकता है। कि लोग भिखारी हमेशा कटोरा लेके दरवाजे पर भीख मांगता है जिंदा रहने के लिए, तो इस पर उसका उन्होंने एक डेमो दिखाया कि एक कबूतर मंगाया, उसके एक एक करके पंख फाड़े, तो पंख जब उखाड़े जा रहे थे तो बड़ा फड़फड़ा रहा था कबूतर, लेकिन फिर उसे जब उड़ने काबिल ने रहा धरती पे छोड़ के, और 2 दाने आगे 2 दाने आगे फिर 2 दाने आगे करके वो कबूतर पीछे पीछे, और उन दाने के लालच में, क्योंकि उड़ने की क्षमता उसकी खत्म होगी। यही बीजेपी कर रही है कि अडानी अंबानी जो अभी लिस्ट आई है इलेक्ट्रोल बॉन्ड के मतलब जाने वाली, उसमें किन किन लोगों ने चंदा दे रखा है, क्या क्या फायदे उठा रखे हैं। कुछ लोगों को इतना अमीर बनाओ कि उनसे दाने लेकर के इन लोगों को जिंदा रखा जाए, वोट के ऊपर ही आधारित रखा जाए, और ये कुछ देर वोट डलवाएंगे, और जो 400 पार का नारा है 2/3 मेजोरिटी 400 पार होते ही आ जाएगी, फिर संविधान की कोई जरूरत नहीं। जैसे रूस के अंदर वोटों की प्रजातंत्र कोई खत्म, और चीन के अंदर कोई वोटिंग की जरूरत नहीं है, कोरिया के अंदर, दुबई के अंदर, ईरान राख के अंदर कहीं इस प्रकार की व्यवस्था जरूरत नहीं है कि ये भी कहेंगे कि जब वोटें ही सारी आप हमारे को दे रहे हैं तो बार बार इलेक्शन पर खर्चा करने की क्या जरूरत है। ऐसी स्थिति ये पैदा कर देंगे कि इस संविधान को चेंज कर देंगे, और ये जो आम जन है इसके हाथ में कटोरा होगा, और ये जिंदा रहने के लिए इनसे सिर्फ दाने की भीख मांगेंगे। अगर ये लोग अपने SC ST OBC माइनॉरिटी के 85% लोग ना सुधरे, क्योंकि मैं आपको ये दिखाना चाह रहा कि इस वक्त मेरे हाथ में ये RTI है, ये RTI इसका, ये तो हरियाणा के आंकड़े हैं,
हरियाणा के अंदर बैकवर्ड क्लासेस की हिस्सेदारी अभी तक सिर्फ 12% है, और पूरे देश के अंदर ऑन एवरेज, ये मेरे हाथ में पेपर है, ये अभी तक ओबीसी की हिस्सेदारी पूरे देश में केंद्र या सेवाओं में सिर्फ 11.23%, यानी 11.25%। आप ये अंदाजा लगाएं कि पूरे देश की यूनिवर्सिटियां, जहां पर अभी तक 1 अप्रैल 2018 तक एक भी प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर नहीं है, सिर्फ कच्चे प्रोफेसर थे जो 25,000 वाले थे, और वाइस चांसलर की बात तो छोड़ दो। पूरे देश की ब्यूरोक्रेसी 3,43,000 में हमारी हिस्सेदारी 13%, और हमारे देश के अंदर ऑन एवरेज पूरे जुडिशरी के अंदर पिछले दिनों तक बैकवर्ड 0, शेड्यूल कास्ट की 3%, अब 1.5% हुआ, सिर्फ 1.5%। पूरे बाहर देश के राजदूत हैं, कोई हमारी राजदूतों में बैकवर्ड क्लासेस की अभी तक भेजा नहीं गया। मिलिट्री के अंदर कोई रेजिमेंट कुम्हार, लोहार, सैनिक, गुज्जर, यादव, चमार की नहीं है। ये मेरे हाथ में एक ही समाज की 23वीं बटालियन की ये जो है ना गठन का मेरे हाथ में पेपर छपा हुआ है। और हमारे देश के अंदर इंडस्ट्री हमारी नहीं, मिलिट्री में हमारे लोग सिर्फ गोली खाने के लिए चौकी पर तो मिलेंगे, प्रशासनिक व्यवस्था में जहां कमांड की है वहां कोई नहीं मिलेगा। यूनिवर्सिटियों में हमारे लोग नहीं है, जुडिशरी में हमारे लोग नहीं है, और प्रशासन में हमारे लोग नहीं है, और शासन में हमारे लोग जो हैं वो कबूतर बन करके जो 10-5% हैं भी वो गुलामी करते हैं, अपने समाजों को लुटवा रहे हैं। यही बात बीमारी जो है ना इस देश के अंदर, ये लोग जिनको हम 85% बोलते हैं, इनमें से कुछ बगड़ बिल्ले जो है ना इन पार्टियों में इसी तरह फाड़ लिए, किसी को सांसद बनाएगा, किसी को मंत्री की कुर्सी दिखाएगा, किसी को चीफ मिनिस्टर की कुर्सी दिखाएगा, लेकिन जब शक्ति का प्रयोग करना है तब वो मूक दर्शक बन करके। अभी पिछले दिनों राजस्थान के अंदर प्रोटेस्ट चल रहा था कलवर में कि हमारे समाज की संख्या 12% है और हमें 12% हिस्सा मिलना चाहिए, जबकि राहुल कह रहे हैं हम जातिगत जनगणना कराएंगे और उसी मुताबिक हिस्सेदारी देंगे। लेकिन जब टिकटें बढ़ने लगी 4-5 स्टेटों में, वो टिकटें दी ही नहीं गई, दी गई तो ना के बराबर दी गई, तो इसी वजह से 5 स्टेटें कांग्रेस की उठ गई। और अगर आज भी कांग्रेस वाले नहीं समझेंगे तो मैं उनको भी ये बात आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि मित्रों, भाषणों से कुछ नहीं होगा। अब जैसे बीजेपी हमारे बीच में जो मुख्यमंत्री और दूसरे मतलब जिला अध्यक्ष और फलाने बनाने का लाइन पे उनको समझ में आया है कि ओबीसी के बिना अब कुछ नहीं है, इसी तरह कांग्रेस को भी अब आहिस्ता आहिस्ता वो जातिगत जनगणना का जो भाषण है उसे भाषण ही भाषण ना, कि आने वाले चुनाव में लोगों को उसी हिसाब से टिकटें मिले और उनका प्रतिनिधित्व मिले। जी, अब वर्तमान राजनीति की थोड़ा बात कर लें तो लोकसभा चुनाव आज लगभग डिक्लेयर होने वाले हैं, तो आपकी पार्टी के 10 की 10 लोकसभा सीटों पे चुनाव में मैदान में उम्मीदवार उतारने की योजना है या कुछ कम सीटें पे उतारेंगे, क्या प्लान है? देखिए, अभी हमारे एक अलायंस की बात चल रही है और अगर वो होता है तो उसके हिसाब से देखेंगे, अन्यथा लड़ेंगे। अलायंस किस पार्टी के साथ मान? अभी इंडिया गठबंधन के साथ ही हमारी बातचीत चल रही है, देखते हैं अब वो हमारे पैमाने के ऊपर बात होती है नहीं। जी जी, तो आप क्या मानते हैं कि अगर गठबंधन हो गया तो आपको कितनी सीटों की आप मांग करते हैं? नहीं, हम बहुत ज्यादा नहीं, हम तो सिर्फ ये है कि 1-2 सीट के ऊपर हमारे लोग ताकतवर हैं जो लड़ने के लिए प्रयास कर रहे हैं, बाकी तो मिलजुल करके ही जो है ना युद्ध लड़ा जाएगा। आप किस सीट से ताल ठोक रहे हैं सर? देखिए, मैं कुरुक्षेत्र से भी लड़ सकता हूँ और सोनीपत से भी लड़ सकता हूँ। तो इंडिया गठबंधन के जो प्रत्याशी हैं वो तो आम आदमी पार्टी का यहाँ से उतर चुके हैं, तो उसके बाद आप कहाँ? इस परिस्थिति में सोनीपत देख लेंगे। सोनीपत से आप ताल ठोकेंगे? और अगर गठबंधन नहीं होता फिर हमारे सामने कौन लड़ रहा है कौन नहीं लड़ रहा है इसका हमारे को क्या मतलब? फिर आप 10 की 10 सीटों पे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, हमारे पास कैंडिडेट तैयार हैं, लड़ेंगे लोग। जी, जैसा अभी आपने बताया कि कांग्रेस भी पिछड़ा वर्ग का की अनदेखी कर रही है, बीजेपी ने अभी देखना शुरू किया है। अभी बीजेपी ने पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट को प्रतिनिधि
प्रतिनिधित्व दिया है। तो उसी प्रकार कांग्रेस के अलावा आम आदमी पार्टी भी है, हरियाणा में नया पदार्पण कर रही है। पिछले इलेक्शन में पंजाब में उसने चुनाव जीतकर और सरकार भी बना ली थी। तो आम आदमी पार्टी भी इधर आ रही है। पिछड़ा वर्ग पे उसके बारे में आपकी क्या राय है? वो क्या पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व देती है या वो भी इग्नोर करती है? हमारा ये पिछले लगभग 8 साल से तो ये कंटिन्यू युद्ध है। हमारी पार्टी अगर लड़ेगी तो इन्हीं बातों के मुताबिक है, हम समझौता कर सकते हैं कि जैसे कांग्रेस वाले कह रहे, हम भी कह रहे। हमने पहले 8 साल पहले कहना शुरू किया था कि आरक्षण 100% हो, हर जाति धर्म के व्यक्ति को उसका हिस्सा मिलना ही चाहिए जितनी उसकी जनसंख्या है। दूसरा, एक परिवार में एक रोजगार की सुनिश्चितता हो। तीसरी बात हमने कही थी कि किसान 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 चिल्लाने से कुछ नहीं होगा राजनीतिक दलों के। किसान को मनरेगा स्कीम से किसानों मजदूरों को जोड़ा जाए और तहसील में उसका रिकॉर्ड हो, किस किसान को कितने मजदूर किस महीने में चाहिए, उनके आधे पैसे किसान जमा करके रखे, आधे पैसे सरकार जमा करके रखे। 365 दिन में से कम 300 दिन काम मिले ताकि रोजगार की व्यवस्था सही बैठे। और वृद्धों, विधवाओं, विकलांगों को, कम से कम बेरोजगारों को 10,000 रुपये उनको बेरोजगारी भत्ता और इनको पेंशन मिले, ताकि देश में वोटर जो लोग हैं जिनके हाथ में अर्थव्यवस्था का कोई भी मुकाम नहीं है, उन लोगों को हम हाथ में कटोरा देकर नहीं, सम्मान सहित काम से भी जोड़ें और सम्मान से भी जोड़ें। एक आखिरी सवाल सर, जैसे पिछड़ा वर्ग को भाजपा ने तवज्जो दी है, अगर वो आपको कहे कि आपकी लोकतंत्र सुरक्षा पार्टी का आपका विलय करवाना चाहे या गठबंधन करवाना चाहे कि हम पिछड़ों को अब देने लगे हैं आपकी बात को ऊपर रखते हुए, और आपको बुलाना चाहे तो क्या जाएंगे सर? आप बड़ा विचित्र सवाल कर रहे हैं। ये दो विचारधाराओं की लड़ाई है, मनुवाद और अम्बेडकरवाद और फूलेवाद की। जी, ये हमारी बदौलत अगर बैकवर्ड क्लासेस के प्रेशर में ये पद दिया, ये पहले भी दे सकते थे, लेकिन हमें भी इस्तेमाल करके इसी तरह किनारे पे उठा के रख दें, दोबारा हम चलने काबल उस कबूतर के पंख फटे हुए कबूतर की तरह हम उड़ान ही ना भर सकें। इसलिए हमारा मकसद है, हम विचारधारा के साथ काम कर रहे हैं। विचारधारा के खिलाफ हम किसी भी दल के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करते। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो देखा दोस्तों, आपने पिछड़ों की आवाज बुलंदी से आवाज उठाने वाले दबंग नेता, हरियाणा के दबंग नेता पिछले कई साल से सक्रिय हैं और इस बार भी इन्होंने ताल ठोक के कहा है कि पिछड़ों की आवाज हम इसी तरह उठाते रहेंगे। भले भाजपा ने पिछड़ा वर्ग को प्रतिनिधित्व दिया है, लेकिन वो यहां भी इस मुद्दे पर टिके हुए हैं कि यह प्रतिनिधित्व स्थायी होना चाहिए, कुछ देर के लिए या वोट बैंक की राजनीति के लिए नहीं। तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपका शुक्रिया।